नेपाल प्रोटेस्ट के ऊपर अगर बात किया जाए तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमेशा आग ऐसे लोग लगाते हैं जिनको ना ही आग को बुझाने का या फिर कंट्रोल करने का थोड़ी बहुत भी क्षमता हो। नेपाल प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कुछ और टारगेट लेके, लेकिन ये नेपाल प्रोटेस्ट खत्म होते होते पूरा यूटर्न लेके पूरा नेपाल देश को ही खा गया। नेपाल में जो इस पर प्रोटेस्ट हो रहा था इसको कहा जा रहा था जनरेशन जेड जेनजी प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में देश के स्टूडेंट्स और युवा सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, इसीलिए इसको जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा था। कोई भी प्रोटेस्ट इतना बड़ा तो नहीं हो सकता अगर इससे पहले प्रोटेस्टर्स के मन में गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा ठूस ठूस के अगर ना भरा हो। ऑलरेडी नेपाल वासियों के मन में गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा ठूस ठूस के भर चुका था, क्योंकि उनका मानना था कि नेपाल गवर्नमेंट पूरा करप्ट हो चुका है। इसलिए नेपाल वासी धीरे धीरे नेपाल गवर्नमेंट को एक्सपोज करना शुरू किया, नेपाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू कर दिया था थ्रू बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स। और जब नेपाल के लोग सोशल मीडिया को भर भर के यूज करके गवर्नमेंट को एक्सपोज करने लगे तो गवर्नमेंट भी अपनी ओर से एक बहुत ही अतरंगी स्टेप उठा दिया। नेपाल गवर्नमेंट ने ये किया कि वह पूरा कंट्री वाइड नेपाल में टोटल मेजर सोशल मीडिया ऐप्स को ही बैन कर दिया। 26 मेजर सोशल मीडिया ऐप्स को रिसेंटली नेपाल गवर्नमेंट ने अपनी ओर से बैन कर दिया था, इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे मेजर सोशल मीडिया ऐप्स। किसी भी गवर्नमेंट अगर नेशन वाइड पूरा देश में अगर ऐसे मेजर सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाएगा तो उस देश में प्रोटेस्ट तो शुरुआत होना ही है, ये तो कॉमन है। ऑलरेडी नेपाल वासियों के मन में गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारा गुस्सा भरा था और इसके ऊपर भी अभी गवर्नमेंट 26 मेजर सोशल मीडिया को बैन लगा चुका था। लेकिन प्रोटेस्ट वो जो जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हुआ इसके पीछे एक इंसिडेंट हुआ जो कि पूरा प्रोटेस्ट शुरुआत होने का यू टर्न बन गया। गवर्नमेंट ये 26 मेजर सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया था सितंबर 6 मॉर्निंग को, और सितंबर 6 मॉर्निंग के ये बैन लगाने के बाद ही जस्ट कुछ टाइम बाद मतलब कुछ घंटा बाद नेपाल का एक मिनिस्टर राम बहादुर मगर वो अपना कॉन्वॉय के साथ किसी जगह जा रहे थे जब उनका गाड़ी एक 11 साल बच्ची को एक्सीडेंट में हिट करती है। एक्सीडेंट होने के बाद उस मिनिस्टर की गाड़ी वहां नहीं रुकता, उस 11 साल की बच्ची को जोर से एक्सीडेंट देखे उस जगह से वो इंस्टेंटली मूव कर जाता है। ये डिटेल इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है और जैसे ही ये फुटेज धीरे धीरे मतलब सोशल मीडिया पे फैलने लगता है, इसके बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट में कहते हैं कि ये एक्सीडेंट पूरा नॉर्मल है, जो एक्सीडेंट विक्टिम था उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट अपनी ओर से दे देगा। मतलब इस स्टेटमेंट आने के बाद पूरा नेपाल वासी के मन में जो भी पहले से गुस्सा ठुस ठुस का भरा था उसको और ज्यादा चिंगारी मिल जाता है। और ऐसे ही बस कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पे नेपाल गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया पे बैन लगा चुका था। इसके बाद इंस्टेंटली धीरे धीरे नेपाल के सड़कों पर जो यंग प्रोटेस्टर्स थे वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठाने शुरुआत कर देते हैं। इसलिए इस प्रोटेस्टर को जेनजी प्रोटेस्ट कहा जाता है। इस जेनजी प्रोटेस्टर्स का एक ही डिमांड था कि जितना जल्दी हो सके नेपाल का गवर्नमेंट को चेंज किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट में जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसका नेपाल का सिचुएशन पाकिस्तान जैसे बन के रह गया। प्रोटेस्ट के दौरान शुरुआत में ऐसे प्रोटेस्टर्स जाके सीधा डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही मतलब ब्रूटली अटैक करना शुरू कर दिए। इसके बाद धीरे धीरे एक स्टेप आगे जाते हैं और देश के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, फैमिली को घर में घुस के भी असॉल्ट करना चालू कर देते हैं। यहाँ तक का बड़े बड़े मिनिस्टर्स को भी ये लोग नहीं छोड़े। गुस्से से लाल हुए ऐसे प्रोटेस्टर्स इतना बेकाबू हो गए कि वो चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के जितने भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको तो असॉल्ट किए बुरी तरह से। होता वो लोग उनके साथ उनका फैमिली को भी वो लोग नहीं छोड़े। धीरे धीरे नेपाल प्रोटेस्ट देखते देखते एक कुरुक्षेत्र रणभूमि बनता ही गया। इस प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट इतना हुआ कि बस प्रोटेस्ट के कुछ दिन के बाद ही नेपाल गवर्नमेंट अपनी ओर से देश के प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन कर देते हैं और देखते देखते नेपाल का जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट था वो पूरी तरह से टूट गया। और याद रखिए प्रोटेस्ट शुरुआत होने का प्राइम फोकस तो यही था जो कि अचीव हो गया। लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट कहाँ रुका। इसके बाद ऐसे गुस्से में लाल प्रोटेस्ट जाते हैं पूरा नेपाल के गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ही डिस्ट्रॉय करने शुरुआत कर दिए। पहले तो ये लोग गवर्नमेंट के मतलब नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को जलाए, नेपाल के पार्लियामेंट को भी जलाया, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगा दिए। जितना भी करप्ट लीडर्स थे उनका घर में घुस के उनको फैमिली मेंबर को अटैक करके उनका घर को भी जलाया, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी ऐसे प्रोटेस्टर्स जला दिए। मतलब इस चीज को गुस्सा तो नहीं कहा जा सकता, ये ट्रेंडिंग बन गया। मतलब जलाओ, जो भी दिखे जिसको जलाना है बस जलाते जाओ। इसके बाद नेपाल के सिटी में मतलब दिन भर में खुलेआम लूटपाट शुरू हो गया। पहले से प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि नेपाल का जेल को भी तोड़ने लगे। अभी रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में लगभग
13,000 कैदी ऑलरेडी जेल से फरार हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट के इम्पैक्ट में। मतलब आप सोचिए 13,000 कैदी जेल में जो कैद थे वो कितना ही क्राइम करके जेल के अंदर थे, वो खुलेआम अभी नेपाल के सड़कों पे घूम रहे हैं। दिन दहाड़े लूटपाट शुरू हो चुका है, जिसका जो मर्जी वो किसी भी दुकान में जाके जो चीज मतलब चाह रहा है वो जबरदस्ती लूट रहा है। मतलब आप सोचिए नेपाल अभी कितना साल तक पीछे चला गया। अभी एक्सपर्ट ये भी क्लियर नहीं कह पा रहे हैं कि नेपाल जिस पॉइंट तक अभी नीचे जा चुका है उस पॉइंट से वो रिकवरी कर पाएगा कि नहीं तो धीरे धीरे तालिबान अफगानिस्तान जैसे भी बन जाएगा। इसीलिए वीडियो के शुरुआत में मैं ये पॉइंट कहा था कि आग हमेशा ऐसे लोग ही लगाते हैं जिनको ना ही आग से खेलने का कोई मतलब एक्सपीरियंस है, ना ही वो आग को हैंडल कर सकते हैं और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोटेस्ट शुरुआत हुआ था कुछ और के लिए, लेकिन अभी नेपाल देश का इकोनॉमी, नेपाल देश का सिचुएशन क्या बन के रह गया है। ठीक है, चलो पब्लिक का तो बात को हम साइडलाइन कर देते हैं, उनको साइड में रखते हैं। आप थोड़ा नेपाल के गवर्नमेंट और करप्ट लीडर्स के बारे में थोड़ा सोच के उनको जज करो। अरे भाई, तुमको तो मालूम है कि देश का सिचुएशन क्या है, देश के पब्लिक के मन में तुम्हारे गवर्नमेंट के खिलाफ कितना खुद के गुस्सा भरा है। इसके बावजूद भी आप कैसे नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स को पूरी तरह से बैन कर दोगे? मतलब इतना डेमोक्रेसी, आप नेपाल एक डेमोक्रेसी है तो आप मतलब पब्लिक के साथ इतना जाति कैसे कर सकते हो? आपको अगर आग लगाना है तो आग को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए ये तो नेपाल गवर्नमेंट को भी नहीं मालूम था। एक डेमोक्रेसी में आखिर ऐसे लोगों को आप कितने हद तक मतलब डोमिनेट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता भाई। नेपाल में जो हुआ मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। इसके बाद बात करते हैं इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर और इंडिया में इसके रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं। शॉकिंगली इंडिया में ऐसे बहुत सारा सड़क छप नेता, मतलब बिना पढ़ा हुआ मूर्ख नेता स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि जो नेपाल में हो रहा है अभी इंडिया में भी वही होना चाहिए। मतलब उनको थोड़ा सा भी शर्म, थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज, कॉमन पॉइंट, कॉमन सेंस नहीं है कि वो जो नेपाल में हो रहा है उसको वो जस्टिफाई करके कह रहे हैं अभी जो गवर्नमेंट हो रहा है उसके साथ भी ऐसे होना चाहिए। चलो मैं भी ये तो मानता हूँ कि हमारा देश भी पॉलिटिकल सिस्टम धीरे धीरे खराब हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारा लूपहोल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि नेपाल जैसी सिचुएशन हमारे देश में आए। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट से शिकायत है तो उसको पीसफुली प्रॉपर वे में आपको करना चाहिए। किसी भी देश में ऐसे तो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के आड़ में पूरा देश को तो बर्बाद नहीं होना देना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में सब कुछ एक प्रॉपर डेमोक्रेसी वे में ही होना चाहिए। मतलब जितने भी सड़क छप गवार नेता ऐसे स्टेटमेंट देते हैं उनका मानना है कि हमारा देश में भी पार्लियामेंट को जलाया जाए, पॉलिटिशियंस के घर में घुस के उनका फैमिली को बुरी तरह से असॉल्ट किया जाए, प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स को जलाया जाए, हमारा संसद को जलाया जाए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लोग जाके घुस के वहाँ जजों को पीटे और वहाँ पे आग लगाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। वाह गवार नेता, क्या सोच है तुम्हारा। और ऐसे पॉलिटिकल गवार नेता भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंडिया के नेबर कंट्री में क्या क्या हो रहा है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कंट्री का एकदम पॉलिटिकल अनस्टेबल हो चुका है। इससे पब्लिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए और पीसफुल प्रोटेस्ट तो नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी वे में नहीं जाते हैं, क्या करते हैं वो सीधा गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए ऐसे उठपटांग स्टेप लेते हैं। तो इससे गवार पॉलिटिकल लीडर्स के मन में यही कॉमन आइडिया आ रहा है कि हमारे देश में अगर आपको किसी और पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट अगर आपको नाराजगी है, मतलब प्रॉब्लम है, तो आप उसको डिक्टेटर वे में मतलब उखाड़ फेंकोगे। वह ऐसे भी इतना घटिया सोच और क्या हो सकता है। बाकी आपका ऐसे नेता के ऊपर और इंडिया के नेबोर कंट्री में क्या क्या हो रहा है इसके ऊपर क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।